हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान और मेरे साथ हैं मैं हूं आपका होस्ट आगा ज़ुबैर खान जी। और हम आए वकील ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में समर डिजिटल लाइव प्रोग्राम में आप सबके साथ, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हमें जो देख रहे हैं, वो लीगलाइज्ड सोशल इश्यूज़ जो हैं, लॉफुल जो इंसाइटफुल डिस्कशंस है, वो आपके साथ डिस्कस की जाए। तो मैं आपको ये बताती चलती हूँ कि चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आगा। और सबसे पहले तो बताती हूँ नाज़रीन को कि ये बताइए कि कोई ऐसा अल्फाज, कोई कहीं भी ऐसी बात जो आपका मेंटल पीस, मेंटल ईज ख़राब करती है, या कोई ऐसा नॉन वर्बल जेस्टर जो आपको नामुनासिब लगता है, या कोई ऐसा फिजिकल टच विच इज सीम्ड टू बी एंड सीम्स टू बी इनएप्रोप्रिएट, तो वो क्या होता है? बिल्कुल। क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? उस ऑफेंडर के खिलाफ बिल्कुल। और वो जो ऑफेंडर है उसको भारी सजा के साथ साथ तो जुर्माना भी है। और इसके हवाले से आगे हमें आगाह करेंगे आगा जी। आगा बताइए जी बुशा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हरासमेंट है ये एक बहुत वाइड टॉपिक है। जब दुनिया भर में पहले तो ये समझा जाता था कि ये हरासमेंट जैसे जो वाक़यात हैं, जो ये ऐसे मसले हैं, ये सिर्फ अनसिविलाइज्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही पाए जाते हैं। लेकिन जब दुनिया में मी टू जैसी कैंपेन्स सामने आई तो फिर इससे पता चला कि ये सिर्फ अनसिविलाइज्ड और गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं पाए जाते, बल्कि ये दुनिया में तमाम तबकों में, हर जगह पे, सिविलाइज सोसाइटीज़ में भी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए। और इस कैंपेन में फिर पूरी दुनिया से सेलिब्रिटीज़ और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर पेशे से, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इसमें रिपोर्ट किया और अपने पर बीते हुए वाक़यात को बताया। तो फिर दुनिया को पता चला कि इसके ऊपर बहुत सारी कानून साजी की ज़रूरत है। और सारे जो तमाम डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर इस पर एक्शन लिया और स्पेशल लॉज मुतारफ़ करवाए। और पाकिस्तान में भी इससे लिहाज से जितने कवानीन हैं, आज हम उस पर बात करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से इन रेमेडीज़ अवेल की जा सकती हैं या कैसे इंसाफ हासिल किया जा सकता है। और अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या दरपेश है या कोई ऐसा मसला आपके सामने हो रहा है, तो आप अभी लाइव कॉल कर हमारे प्रोग्राम में लाइव हिस्सा बन सकते हैं और लीगल एक्सपर्ट्स की रोशनी में अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात किया आगा आपने कि आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि हम आपको आगाह करेंगे सोशल इश्यूज और लीगल इश्यूज, कानून की रोशनी में, कानून की नज़र में क्या है, किस तरह कार्रवाई हो सकती है और क्या क्या चीज़ उसके लेबल में आती है। और कुछ चीज़ें ऐसी जो आज लोग शायद इग्नोर कर देते हो, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट सीरियस। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वकील ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के बाद आपको समझ आ जाएगी कि जब व्हेन वी टॉक अबाउट हरासमेंट, तो उसमें क्या कानून है, पाकिस्तान के कितने कानून बन चुके हैं, क्या एक्ट्स हैं, क्या राइट्स हैं, प्रोटेक्शन बिल्स क्या हैं, किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है, कौन मीडिएटर है और हाउ यू कैन एग्जीक्यूट इट सक्सेसफुली। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और प्लीज़ इस शो का हिस्सा बनिए लाइव कॉल्स के जरिए। टीवी पर दिए गए स्क्रीन नंबर को इस्तेमाल कीजिए, लाइव कॉल्स कीजिए, मैसेजेस कीजिए। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बाकायदगी से बताएंगे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि हाँ यू कैन एक्चुअली गो एंड पुट अ डिप्स ऑन इट कि हरासमेंट एक्ट जो है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। आज हमारे साथ हैं जी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मिस्टर आफ्ताब कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। उनके साथ है जी एडवोकेट हाई कोर्ट मरियम जाहिद। और तो और जी हमारे साथ है आज नेशनल कोच पाकिस्तान कराटे टीम की साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट कुर्तुलैन यूसुफ सई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। और हमारे साथ हैं जी एडवोकेट नूर अली। सबसे पहले सर मेरा आपसे सवाल बनता है, ये बताइए हमारे नाजरीन को, हरासमेंट होती क्या है? हरासमेंट किस किस हद तक हो सकती है? छोटी सी चीज़ से, माइनर सी चीज़ से मैक्सिमम क्या होती है? हरासमेंट के ऊपर ज़रा डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया है और ये वक्त की ज़रूरत भी है कि लोगों को आगाही हो कि उनके राइट्स क्या हैं और वो किस तरह अपनी ऑनर को सेव करके इस माशरे का एक मुफीद शहरी के तौर पे अपना कंट्रीब्यूशन वो करें। इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि हमारा जो आईन पाकिस्तान है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उसमें सिक्योरिटी ऑफ पर्सन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ एक जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो किसी के बिहेस्ट पे लोगों को हरासा परेशान करते हैं, तो उस हवाले से भी आर्टिकल 199 बड़ा वाज़ेह है। उसमें
अदालतें अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो वो रेफरेन करती हैं, चाहे वो कोई किस पोस्ट पे भी है, जितने हाई पोस्ट पे भी है उसे भी वो रोक देती हैं कि वो किसी को भी गैर कानूनी तरीके से किसी के कहने पे इलीगली अनलॉफुली हरासा परेशान ना करें। तो जो कानून साजी की गई है उसमें 2010 में वेमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया, इसमें एक कोशिश की गई कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे में ना सिर्फ फ़िज़िकल तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़हनी तौर पे भी हरासा परेशान किया जाता है, जिसमें जेस्चर हो गए, उसमें उसे कोई काम से रोकना या काम से निकालना, ऐसे मसाइल जो है आए रोज़ एक ख़ातून जो है वो फेस करती है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हरासमेंट है इसमें शहरी और देहाती कोई तफरीक नहीं है। देहातों में भी हरासमेंट पाई जाती है जो लेबर क्लास वहाँ पे काम करती है, और शहरों में ऑफिसेज वगैरह में काम करने वाले मर्द और औरतें भी इसका शिकार होते हैं। और जो इसके साथ साथ ये जो घरों में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, चाहे ख़वातीन हैं चाहे वो मेल हैं, उनको भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा परेशान किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि घर में कोई भी, जब हम बात करते हैं मर्दों की और औरतों की, तो देखिए कानून तो सबके लिए बराबर है और पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप किसी भी ज़ात पात रंग नस्ल से हो। एवरीवन इज़ इक्वल अंडर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान एंड अंडर पाकिस्तान लॉज। जब मैं बात करती हूँ सर आपसे, मुझे ये बताइए हरासमेंट को डिटेल में हम किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज़ हरासमेंट, दिस कम्स अंडर हरासमेंट, दिस कम्स अंडर वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिकल टच। प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हरासमेंट पे बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हरासमेंट एक्चुअल में है क्या। जी बताइए। तो असल में हरासमेंट की पहले जो मेन है वो 3 किस्में हैं। वो वर्बल है, या वो देखने से है, या उसमें थर्ड पे फिजिकल आता है। जी। अब देखने में उसमें आप देखें स्टेयरिंग है, कोई आपको किसी का इस तरह से देखना कि आप अनकंफर्टेबल हैं या आप ज़हनी तौर पे सफ़र कर रहे हैं, वो कोई पब्लिक प्लेस हो या वर्किंग प्लेस है या वो कोई भी ऐसी आप पब्लिक मकाम पे। दूसरे नंबर पे ऐसा अल्फाज, ठीक, कोई ऐसा अल्फाज जो आपके लिए आपकी कोई बॉडी शेमिंग पे है या आपको कोई बेहुदा ऐसा मजाक किया गया है, या कोई ऐसे अल्फाज जिससे आप हर्ट हुए, वो आपके रिलीजन से रिलेटेड है या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, वो है हरासमेंट। अब हरासमेंट कब आपको पता चले, हरासमेंट में चीज़ें क्या आती हैं, ठीक, हर वो जुमला या वो नज़र जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे, जो आपको ज़हनी तौर पे अजियत में मुब्तला करे और बार बार वो दोहराई जाए, राइट, और आपके मना करने के बावजूद वो शख्स उससे बाज ना आए, तो फिर ये एक बाकायदा वो हरासमेंट होती है और उसके लिए फिर बाकायदा आगे प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जिसके जरिए आप रेमेडी ले सकते हैं। मैम यहाँ पर आपसे सवाल है, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कवानीन में कौन कौन से प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो हरासमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट अगर आप करना चाहें तो आप उधर जा सकते हैं या पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और कौन कौन सी कैंपेन्स ऐसी पाकिस्तान में हैं जिसके ज़रिए आप अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जो हमारी पाकिस्तान की वेबसाइट है स्टेटस ऑन द कमीशन ऑफ वुमेन, उसके अंदर आपको 3 ऐप्स दी गई हैं, ठीक है। एक ज़ैनब अलर्ट ऐप है, एक वुमेन सेफ्टी ऐप है, एक सिटीजन्स राइट पोर्टल है, जिस इन सारी ऐप्स के अंदर आपको iOS हर जगह पर अवेलेबल है। इनको आप डाउनलोड करते हैं और इनके थ्रू आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। जब आप बात करते हैं कानून की, तो इसके अंदर फेडरल ओम्बुड्समैन सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और उसके अलावा जो FIR लॉज, अगर ऑब्वियसली फिजिकल हरासमेंट एक इस इंटेंसिटी पे हुई है कि आपको जाहिर बात है जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन अपनी कंप्लेन फाइल कराने, तो फिर आप FIR कराते हैं। और सबसे आसान, क्योंकि ये जो न्यू एक्ट में अमेंडमेंट 2022 में आई है, उसके अंदर आप इंक्वायरी कमेटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर वर्किंग इन, आप उसके अंदर एक सेट कर सकते हैं जिसके अंदर एक औरत का होना लाजमी है, और ये सब बैठकर एक रिपोर्ट बनती है, एलिगेशन एलेज शीट, जो कि 3 दिन के अंदर अंदर एक कंपनी में, जिसके अंदर एक फॉर इंस्टेंस अगर एक लड़की या लड़के के साथ हरासमेंट हुई है, तो वो लड़की या लड़का जब इंक्वायरी कमेटी तक पहुंचेगा कंपनी की, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक उस
कहेगी कि 3 दिन के अंदर एलेज शीट दो, और उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसको 5 दिन के अंदर अंदर अपना डिफेंस रिप्लाई जमा कराना होगा। जब वो अपना डिफेंस रिप्लाई जमा करा दिए जाएंगे, उसके बाद एक जो इंक्वायरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दैट इज गोइंग टू स्टार्ट, इन विच डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बी इट ओरल, बी इट, ओम्बड्समैन ही इंक्वायरी करेगा। जी, ओम्बड्समैन के पास आप जा सकते हैं, लेकिन अब एक सहूलत दे दी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगी, और उसका जो ऑर्डर आता है, फॉर इंस्टेंस एक्यूज्ड जो है उस ऑर्डर से नाखुश है, उसको लगता है कि ये नाजेबा एक ऑर्डर ऐसा आया है जो कि उसके खिलाफ है, देन दैट पर्सन एक्यूज्ड और पर्सन हु इज एग्रीव्ड इज गोइंग टू गो टू द ओम्बड्समैन। और ये क्या सारी जो रेमेडीज आप बता रही हैं, ये सारी सिविल रेमेडीज हैं, इसमें पेनल्टीज होंगी? जी जी बिल्कुल। इसके अंदर सेक्शन 9 जो है ना हैरेसमेंट एक्ट का, वो बताता है कि क्या मॉनेटरी कंपनसेशन है। इसके अंदर जाहिर बात है, देखें जो भी हैरेसमेंट जिस इंटेंसिटी की है, डिटर्मिनिंग फैक्टर वही होगा। फिजिकल के अंदर ऑब्वियसली यू विल गो टू जेल, ऑब्वियसली एन FIR इज गोइंग टू बी, जुर्माना भी भारी पड़ सकता है ऑब्वियसली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल कैद सजा होती है इसकी हो सकती है? इसमें मैं आगे बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। PPC में सेक्शन 509 मौजूद है, जिसमें आपकी ये सारी डेफिनेशन मौजूद है उसके सब क्लॉजेज में, कि ये जो हरासमेंट है वो फिजिकल है या वो अल्फाज की हद तक है, या जो भी इसकी किस्म है। इसमें 3 साल तक आपको सजा हो सकती है, 3 साल तक इसकी सजा, और कंपनसेशन के तौर पे 5 लाख रुपए तक फाइन है उसको। नहीं, बहुत शुक्रिया। कुछ सूरत हालों में तो ये भी है ना कि आपको कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी। जी दोनों। ये तो बात होगी ना वर्क प्लेस हरासमेंट, ये तो वर्क प्लेस लेकिन अगर हरासमेंट तो कई किस्म की है। अगर आप दुनिया में बात करें तो आप रंग, नस्ल, मजहब, जिसामत, बॉडी शेमिंग, किसी भी तरह से, इवन के अगर आप किसी को स्टॉक करते हैं तो वो भी जो है वो हरासमेंट कंसीडर की जाती है। तो अभी जैसे नूर साहब ने बताया कि इसमें एक टर्म है इनअप्रोप्रिएट, तो इनअप्रोप्रिएट भी एक वाइड टर्म है जिसके अंदर आप सब कुछ ही लेके आ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये, अगर जैसे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए, वो जैसे मीनार पाकिस्तान वाला वाकया था जिसमें एक वुमेन को बहुत सारे लोगों ने पब्लिक प्लेस में हरास किया गया, बसेस में हरास किया जाता है, बच्चियों को जो है वो स्कूल से आते हुए, कॉलेजेस से आते हुए हरास किया जाता है। तो ऐसे मामलात में क्या रेमेडी है? मैं 509 को एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके लिए कि ये सिर्फ वर्क प्लेस के रिलेटेड नहीं है, ये इसमें पब्लिक प्लेस भी है। कोई भी मकाम हो, कोई भी जगह, ये हर जगह पे अट्रैक्ट करेगी। और ये स्पेसिफिक, ये स्पेशल लॉ नहीं है, ये बेसिक लॉ है आपका पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान का। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी खास मुकाम पे होना आपको ज़रूरी है, या किसी खास जगह पे। आप जहाँ कहीं भी हैं और आप ये सफ़र करते हैं और आपकी जो कंप्लेंट है वो आप फाइल करते हैं, तो इसकी रेमेडी के तौर पे 3 साल की इसकी सजा है और 5 लाख रुपए तक उसको फाइन हो सकता है अक्यूज को। और इसकी जो मुतलका कोर्ट है वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। कुरैशी साहब, आप ये बताइएगा कि इसमें विटनेस, किस किस्म के विटनेस जो है, एविडेंस किस तरह का कंसीडर किया जाएगा? उसमें एविडेंस का आजकल जो दौर जा रहा है, इसमें डिजिटल जो है एविडेंस, क्योंकि ज़्यादा तरीका यही अपनाया जाता है हरासा करने का। ये जो है मोबाइल है, उसके ज़रिए मैसेजेस, कॉल्स, तो ऐसे किए जाते हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली वो एक जनरेट हो जाती है एविडेंस। मतलब आप कह रहे हैं मोबाइल ऐप की बात करें, राइट? मोबाइल ऐप, ठीक है। इस तरफ भी हम चलते हैं। मैं चाहूंगी कि मैं कुरैशी से भी पूछूं, सिंस शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट साउथ एशियन, आप ये बताएं, जब बात करते हैं OIC की, तो सेफ गार्ड पॉलिसी क्या है, क्या चल रही है? एक्चुअली IOC ने इसके ऊपर बहुत अमेंडमेंट की है कि जो सी हरासमेंट पॉलिसी है वो ऑल द जेंडर्स ऑल इक्वल होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भी आउटफील्ड हो रहा है या इनफील्ड हो रहा है, इन सब के लिए हरासमेंट पॉलिसी एक जैसी है। जैसे अभी बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, डिजिटल, अभी हमारी पैरिस ओलंपिक होने लगी है जुलाई में, ठीक, तो IOC ने IA एक ऐप निकाली है जिसमें सोशल जो हरासमेंट होती है, जो एक प्लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हरासिंग होती है, अगर कोई आपके कंपटीशन के ऊपर कोई ऐसा कमेंट कर दे जिसकी वजह से आपका मोरल डाउन हो जाता है या आप अनकंफर्टेबल होते हैं ड्यूरिंग द मैच, आउटसाइड द मैच, तो वो ऑटोमेटिकली वो उस कमेंट को डिलीट कर देगा। और दूसरा ये है कि आप के हरासमेंट का ये भी है कि अगर किसी कोच ने या किसी फीमेल को गुड मॉर्निंग कह दिया है या किसी ने गुड नाइट कह दिया, दिस आल्सो कम्स इन हरासमेंट। मतलब कि वो अगर आपकी रिपोर्ट कर, अगर उनको फील हुआ है कि ये इनअप्रोप्रिएट है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिस्कंफर्ट फील हुआ है, तो फिर वो
इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। देखिए आगे आप यहाँ से अंदाजा लगाए कि हम नाज़रीन को यही बताना चाहते हैं कि देखिए गुड मॉर्निंग की आपने बात की, गुड नाइट की आपने बात की, आप यकीन करें कि अल्फाज कितने छोटे और कितने माइनर लग रहे हैं, लेकिन अगर ये आपके लिए इनअप्रोप्रिएट है और आप इसको मुनासिब नहीं समझते, जेस्चर जो है वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, एंड इफ यू फील कि उस तरफ से आती हुई वाइब आपको अच्छी नहीं लग रही, पॉजिटिव नहीं लग रही और आपको टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जा रही है, नेगेटिविटी ला रही है, आपका मेंटल पीस खराब कर रही है, तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। हैरासमेंट लॉज बने हुए हैं पाकिस्तान में, जो कानून है उनकी नजर में, उनकी रोशनी में आपको आराम से आप कार्रवाई करवा सकते हैं। और ऑन द अदर साइड ऑम्बड्समैन के थ्रू, इंक्वायरी कमेटी के थ्रू, यू कैन फाइल अगेंस्ट इट एंड यू कैन एक्चुअली विन योर केस इफ इट्स ऑन बेसिस ऑन अ जेन्युइन एंड लॉजिकल फैक्ट्स। इसी के साथ साथ हम कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, इनायत बात कर रहा हूँ मैं लाहौर से। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि अगर हरासमेंट के इंसिडेंट को हुए बहुत अरसा हो गया हो तो क्या हम तब भी केस फाइल कर सकते हैं, या कि हमारे पास कोई ड्यूरेशन होती है कि हम विदिन फ्यू मंथ्स या उसी टाइम केस फाइल कर सकते हैं? हाँ जी, उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है टाइम लिमिट की। आप जो है उसे प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जितना डिले करते जाएंगे, कि डिले जो है वो फैटल होता है। और लेकिन इसमें कोई कदर नहीं है कि आप जो है बिलेटेड स्टेज पे जो है कंप्लेंट ले आए हैं, कोई लिमिट नहीं है, कर देते हैं तो वो उससे सजा होगी। ये टाइम बार्ड होने का इसमें कोई, जैसे अमूमी तौर पे कानून में होता है कि टाइम बार्ड हो जाएगा अगर टाइम के बाद एप्लीकेशन। और मैं मजीद ऐड करना चाहूँगी कि ज़ाहिरी बात है हमारे माशरे में इस चीज़ को ऑब्वियसली नॉर्मलाइज नहीं किया गया। बहुत से टैबूज हैं कल्चरल एंड सोशल, जिसकी वजह से हर कोई काफ़ी मतलब डिले कर देता है कि अपनी कंप्लेंट को आगे पुट फोर्थ कर सके। तो ये बात अंडरस्टैंडेबल होती है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसमें आपका मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व होती है। तो काफ़ी लोग प्रोसेस, अगर आप साइकोलॉजिस्ट से भी बात करें तो सम पीपल टेक टाइम टू प्रोसेस के एग्जैक्टली हमारे साथ हुआ, कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो जो ऑम्बड्समैन हैं, जो इंक्वायरी नॉमिनेटेड ऑफिसर्स होते हैं, दे अंडरस्टैंड, और जो डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ एरिया और एग्जैक्टली आपके साथ किस तरह की हरासमेंट हुई, आपके साथ डिजिटल हुई, फिजिकल, एग्जैक्टली उस वो डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होते हैं। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि इसमें बहुत टैबूज की इन्वॉल्व है जिसकी वजह से डिले आता है। उसमें अगर इसको बात को तोसी की जाए तो ये भी सामने आता है कि अक्सर औकात बच्चियां जैसे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या अपने जॉब से वापस आती हैं, वर्क प्लेस से, उनको अगर हरास किया जाता है या वहाँ वर्क प्लेस में कोई हरास कर रहा है तो फिर वो अमूमी तौर पर अपने घर वालों को बता नहीं पाती, इसको रिपोर्ट नहीं कर पाती, इसलिए क्योंकि वो समझती हैं कि उनको फिर फैमिली प्रेशर आएगा कि जी आप काम पे ना जाएं, जॉब पे ना जाएं, स्कूल ना जाएं, यूनिवर्सिटी ना जाएं। तो इस वजह से भी काफी सारी खवातीन जो है ना इसको रिपोर्ट नहीं कर पाती और इसमें डिले का शिकार होते हैं। बिल्कुल, सर मी टू की कैंपेन भी तो इसी वजह से निकली थी कि 10 साल बाद या 15 साल बाद वो रिपोर्ट हुआ था कि जो हरासमेंट का हुआ था, और इसमें हैरत अंगेज मी टू कैंपेन हुआ था। और मी टू का मतलब ये था कि शी वाज वंस वेंट थ्रू this harassment sort of a case and she had to suppress her lips because of the society pressure कि लोग क्या सोचेंगे। कुर्तिलान, आप तो सेल्फ डिफेंस भी सिखाती है कराटे में और कराटे चैंपियन है, मुझे ये बताएं सेल्फ डिफेंस औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली सेल्फ डिफेंस जो मार्शल आर्ट से आया है, और मार्शल आर्ट जब आप एक गेम सीखते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है और फिजिक आपकी होती है, आपकी सेंस ऑफ एबिलिटी हाउ टू रिएक्ट ऑन टाइम, हाउ टू डिफेंस योरसेल्फ, ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है। और इसमें आपको मेंटल भी ट्रेनिंग करवाई जाती है और फिज़िकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है साथ साथ, ताकि आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि आपके पास हर टाइम आपके पास कोई वेपन या आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता है कि आप उसको डिफेंस कर सकें। तो यू हैव एबिलिटी कि आपने अपने ऑन पे किस तरह डिफेंस करना है, और ये आपको इंडिपेंडेंट कर देता है। इंडिपेंडेंट कर देता है। बिल्कुल। हमारे पास एक कॉलर है, जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। नाम सना है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ और वहाँ पर मेरे साथ वर्क प्लेस हरासमेंट हो रही है, और वो भी अपर मैनेजमेंट के लेवल के हवाले से ना। तो मेरा सवाल ये है कि मैं किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज करूँ कि उसमें मेरा नाम भी इन्वॉल्व ना हो, मेरी जॉब भी सिक्योर रहे, लेकिन मुझे हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। जी नूर साहब, थैंक यू। इसमें सबसे पहली बात तो जो भी ऑफिस है, जो लेजिस्लेशन हरासमेंट एक्ट है, उसके तहत हर ऑर्गेनाइजेशन या जो भी काम की जगह है वहाँ पे एक कमेटी मौजूद है ऑलरेडी 3 मेंबर्स की, वो बनी होती है, जिसमें से कि एक खातून का होना लाजमी करार है। आप उनके जगह उनके सामने ये कंप्लेंट करें अपनी,
और ये उनको जो शिकायत आपके जो मसाइल पेश हैं उनको सारा उनको बताएं, और ये रिटर्न में अगर वो डिमांड करते हैं तो आप रिटर्न में देंगे। फिर वो इस पे पूरी इंक्वायरी बिठाएंगे और पूरे इस चीज का गौर किया जाएगा। हाँ, अगर इसके बाद भी आप मुतमईन नहीं होते, अगर आप मुतमईन नहीं है कि ये मुतलका जो है मुझे रिलीफ सही नहीं मिला, तो फिर उसकी अपील आप जाके ओम्बड्समैन के पास करेंगे कि ये इस तरह मेरे साथ जो हरासमेंट हुई है, लेकिन मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। जो इंक्वायरी कमेटी में विक्टिमाइजेशन भी की जाती है और इंटिमिडेशन भी होती है, इसीलिए वो फर्दर आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है कि आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, और ओम्बड्समैन के बाद आप गवर्नर के पास। और अगर ये हरासमेंट इस लेवल की हो कि आपको मतलब सेक्सुअल हरास किया जा रहा है या कुछ ऐसा है, तो फिर ताज़ीरात पाकिस्तान अट्रैक्ट करेगा। फिर जब ये आ जाएगा तो फिर आपको 509 अट्रैक्ट करेगा, फिर ये क्रिमिनल लिटिगेशन हो जाएगी, और आप कंप्लेंट जब करेंगे तो फिर इसकी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उस आदमी को 3 साल तक सजा हो सकती है। ठीक है, अभी आपने ये बताया, और पहले हम बात कर रहे थे मी टू कैंपेन की। तो मी टू कैंपेन की अगर बात की जाए तो उसमें हैरत अंगेज वाकयात तब सामने आए जब इसमें मेल्स भी अपने साथ बीते हुए वाकयात में उन्होंने रिपोर्ट की और उन्होंने बताया कि हमारे साथ भी, सिर्फ ये फीमेल के साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। तो मैं नूर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि मेल हरासमेंट के मामले में पाकिस्तान के कवानीन क्या कहते हैं? थैंक यू। इसमें जो सेम जैसे आप स्पेशल एक्ट की बात कर रहे हैं, हरासमेंट स्पेशल एक्ट, जी जी, उसमें ये सारे आपके मैन, आदमी हो, औरत हो या कोई बच्चा हो, इसमें ये सब शामिल है, और ख़ास तौर पे वो ट्रांसजेंडर्स भी इसमें शामिल है। तो जो सेम इम्प्लीमेंट सब पे होता है, राइट? और जो सेम रेमेडी है सबके लिए। वेरी गुड, मतलब कि मर्द और औरतों के लिए जो हरासमेंट एक्ट है वो इक्वली एप्लीकेबल है। शुक्र है हमारे पाकिस्तान में ये सारे, और वही प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। क्योंकि देखिए जब हम फेयर बात करते हैं तो हो सकता है कि जहाँ पे औरतें विक्टिमाइज्ड होती हैं, बीइंग विक्टिम इस सिचुएशन से गुजरती हैं, हो सकता है क्या बहुत से मर्द ऐसे हैं जो खुद भी इस सिचुएशन से गुजरते हैं। मैं चाहूंगी मरियम आपसे पूछना, अमेंडमेंट्स 2022 में कौन कौन से हो, लेकिन इससे पहले आई वुड लाइक टू ऐड अनदर कॉल टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम जी, उबैद रहमान सुलेमानी अब्दाबाद से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ लड़की लड़का मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, और फिर होता यूँ है कि लड़की अपना घर छोड़ के उस लड़के के पीछे आ जाती है, और फिर लड़का हालात को कंट्रोल नहीं कर पाता, लड़का कहते अब मैं शादी नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में लड़की ब्लैकमेल करने लग जाती है। तो ऐसी सूरत में फिर कानून क्या कहते हैं इस हवाले से? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम रेशियो बहुत बढ़ती भी जा रही है, बहुत ज्यादा। तो ऐसे मसाइल के लिए क्या हल है? जी, इसमें नो डाउट जब ऐसी सिचुएशन काफ़ी दफ़ा मेरे भी नज़रों से गुजरी है, तो वो उस बेचारी लड़की का ना वो पेरेंट्स के यहाँ जा सकती है, तो वो यहाँ मुआशरे के रहमो करम पे चली जाती है, और सम टाइम जो है दारुल अमान भी उसे जाना पड़ जाता है, और उसका जो है कैरियर वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जो उसके साथ सोसाइटी प्रेशर की वजह से वो वापस घर तो जा नहीं पाती, वापस नहीं जा सकती। लेकिन हमारे क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा ये होता है कि उसके पेरेंट्स उसे मर्डर न कर दें, यहाँ हमारे यहाँ के नाम पे जो है वो। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें क्या वैसे रेमेडी क्या है कैसा ऐसे मामलात के अंदर? अगर उसके साथ उसने चीट किया है और उसके साथ उसने वो फ्रॉडुलेंट तरीके से उसे जो है एक कंटिन्यूस पीरियड, और उसने उससे जो है वो जाल में फंसाया, प्रॉमिस किया कि मैं जो है उससे शादी करूंगा, और उसे उसने जो मुख्तलिफ तरीके से फ्रॉड एक सर्टेन इसमें डिफरेंट चीजें केसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं छोटी सी चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, उसने कहा है कि पहले हमारी फेसबुक पे फ्रेंडशिप थी, लड़की भाग गई, लड़के के पास चली गई, लड़के ने उसे अपने पास रखा, बाद में शादी से मुकर गया। अब लड़की कैसे ब्लैकमेल कर सकती है जबकि लड़की के पास तो ऑलरेडी रेमेडी मौजूद है कि वो उसके खिलाफ अगवा का पर्चा उसके बाद
जना का फोर्सफुली बुलाने वाला एक एक्ट, ये सारे उसके खिलाफ वो कानूनी रेमेडी तो लड़की के पास मौजूद है। सारी वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर सकती है, उस पर बकायदा एफआईआर करा सकती है। मिसकमिटमेंट भी आ जाती है इसमें, मिसकमिटमेंट और वो तो मजलूम तो इसमें लड़की अब जबरदस्ती शादी तो नहीं करवाई जा सकती उनकी, लेकिन अगर आप साइबर क्राइम भी इन्वॉल्व हो जाएगा, साइबर क्राइम भी देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ, और इंक्वायरी में ये भी देखा जाएगा कि ये क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने ये दोनों मिलकर ये सारा प्लान बनाया और किया, और किसका कितना किरदार था। अगर तो दोनों का सेम किरदार था, एक ही अंडरस्टैंडिंग के साथ किया, तो फिर कोई आपके पास रेमेडी नहीं है, फिर ये आपकी गलती थी जिसको आपको खुद तस्लीम करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर तो वो भाग कर आ गई, उस लड़के से मिली, तो उसके बाद अगर कोई सर्टेन एक्टिविटी हुई है व्हिच कुड बी अनरीजनेबल, कोई हरासमेंट पे आता है केस या कुछ ऐसा, तो वो भी इसकी फर्दर इंक्वायरी में ऐड हो सकता है। स्पेशली भाग के आना कोई मतलब कोई अच्छी चीज तो नहीं है, अच्छे सोशल नॉर्म्स तो नहीं है। आपको अपनी फैमिली को भी देखना चाहिए, आपकी फैमिली आपके पीछे है, आपको सपोर्ट करती है, आप उनसे बात करें। अगर वो इजाजत नहीं देते तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। अगर आपने बिल्कुल ठीक बात की कि आप सोशल मीडिया पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी भी स्ट्रेंजर पे, किसी भी ऐसे इंसान को जिसको आप इवन के जानते भी हैं। आजकल का जो जमाना चल रहा है, इस पे आपको खुद से अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने कानूनी राइट्स का पता होना चाहिए, लेकिन अपने आप को किसी दलदल में मत फेंकें। अगर आपको कहीं पे शक की बू आ रही है तो प्लीज एक स्टेप बैक लें और अपने आप लव योरसेल्फ। बुशरा, अगर सोशल मीडिया की बात होती है तो फिर सोशल मीडिया की बात में हम ये भी जानना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट से कि ये डिजिटल हरासमेंट क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। नूर साहब आप बताना चाहिए। डिजिटल हरासमेंट में आगा साहब इसमें अट्रैक्ट करेंगे फिर साइबर क्राइम्स हमारे, फिर हम स्पेशल एक्ट वो इसमें यूज नहीं होगा, फिर ये साइबर क्राइम के तहत चला जाएगा। अगर आप कंप्लेंट करते हैं कि कोई आपको बार बार मैसेज कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, धमकी दे रहा है, कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, उसके लिए फिर आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी साइबर क्राइम एक्ट के तहत। वो एक एफआईए का जो एफआईए की वेबसाइट पे एक कंप्लेंट, बड़ी इजी सी वो एक फॉर्म है जिसमें आपने नेम, प्लेस और एक्ट ऑफ हैरेसमेंट आपकी क्या थी और एग्जैक्टली इनिशिएशन कहाँ से हुई, और आपने स्क्रीनशॉट साथ लगा देंगे। मरियम, अगर इसमें ऐसा हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी रिएक्शन होता है इस पे? जी बिल्कुल होता है। वो आपकी जैसे ही कंप्लेंट जाती है और लुकिंग एट द इंटेंसिटी एंड सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, दे कॉल यू टू देयर ऑफिस। जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का आप ऑफिस है, उधर आप जाते हैं और उधर जाकर फिर आप प्रॉपर इस कंप्लेन को फर्दर करते हैं। और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, कि लोग अक्सर अपनी पिक्चर्स भेज देते हैं, अक्सर इस तरह की इंफॉर्मेशन भेज देते हैं ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, राइट? जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर फिर वो आगे फर्दर जो पेका है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, वो लगती है और उस हिसाब से फिर स्पूफिंग, स्टॉकिंग जो भी होता है केस बनता है और वो चलता है। मैं कुर्तुलैन से पूछना चाहूंगी, कुर्तुलैन आप कराटे सिखाती हैं और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग क्लासेस भी देती हैं। अगर कुछ थोड़ा सा एक्ट या कुछ 3-4 ऐसे क्यूज बताएं जो कि लड़के लड़कियों के लिए मुफीद है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और एनी अनसर्टन सिचुएशन, तो वो क्या हो सकते हैं? कोई पहली 3-4 क्यूज हो गए जो हर किसी को पता होने चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली जहाँ पर आप सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं तो उसको मुझे प्रैक्टिकली भी शो कराना पड़ेगा और उसके लिए मुझे कोई ना कोई अपना एक पार्टनर चाहिए होगा। तो उससे रेलिवेंट मैं कुछ बता सकती हूँ कि अगर आप फिजिकली और मेंटली कॉन्फिडेंट हैं, आपको वो एक हर किसी को पंच, हर किसी को केक, किसी को रनिंग तो आती ही है, ठीक है? तो ये तब सब कुछ हो सकता है जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेके आएंगे। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस, ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा मुशाबत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, बीइंग एज अ प्लेयर भी, तो यू कांट परफॉर्म इन द फील्ड। आपको अपने अंदर से खौफ को बाहर निकालना पड़ेगा। ये फेयरनेस है आपके, इसको निकालना पड़ेगा। आपको इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और आपके जो घर है वहाँ से इस चीज़ को स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, कि आपके पेरेंट्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, कि वो आपको कॉन्फिडेंस इतना दें कि जब एक लड़की या लड़का या कोई भी टीनेजर बाहर निकले तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो, उसके चेहरे से दिख रहा हो कि अगला कुछ भी कहने से पहले एक दफ़ा उसको देखे। एक मिसाल है कि आपको हर वक्त हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और आपका सेल्फ डिफेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके घर से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही। इफ़ यू आर नॉट इन सोसाइटी जहाँ पर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको मैं जितना मर्जी सेल्फ डिफेंस सिखा दूं,
वो यूजलेस है अगर आप बाहर जाएंगे तो। और प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए घर पे। आगे हम एक और भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं ये बताते चलूं कि हम बच्चों को आजकल स्विमिंग क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, स्पेनिश क्लासेस, लैंग्वेज क्लासेस तो देते हैं, लेकिन प्लीज सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग क्लासेस भी आप लोग जरूर दें। पाकिस्तान में ये बहुत कम है कल्चर, ये बढ़ना चाहिए और बच्चों को स्कूल्स के अंदर भी सिखाना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है और कैसे इसको आप CSS जो कर रहे होते हैं तो उनका एक 2 वीक्स का प्लान तैयार होता है सेल्फ डिफेंस के लिए। राइट। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने उनके पॉइंट्स बचाव आना चाहिए। जिस तरह आपको मेडिसिन का पता होता है, सर दर्द की आम पूरे जैसे कहते हैं ना आप, और वैसे भी तमाम सिविलाइज्ड जो सोसाइटीज हैं उनके अंदर ये सिखाया जाता है, बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि क्या चीज गुड है, क्या बैड है, क्या बैड टच है, और अगर आपको बैड टच कोई करता है तो आपने क्या रिएक्ट करना है। अपनी बेटी को सेल्फ डिफेंस सिखाना है, मैं कहा ओके, मगर को में नहीं सिखाना। व्हाई? आपकी बेटी ने सेल्फ डिफेंस माशरे से करना है, उस माशरे में एक यंग एज का लड़का भी मिलेगा, उसको ओल्डर एज का लड़का भी मिलेगा, उसको एक फीमेल भी मिल सकती है, एनीबॉडी, एनीवन, एंड यू हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड और नॉट यस प्रिपेयर्ड फॉर द रेनी डेज। बिल्कुल ऐसे ही जी। इसी के साथ कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम, सारा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मेरी एक बेटी है, वो 10th क्लास में पढ़ती है, तो जब वो एकेडमी जाती है तो हमारे एरिया के कुछ लोग हैं, लड़के हैं, वो उसे तंग करते हैं, छेड़ते हैं, आवाज़ें कसते हैं। तो मैंने कंप्लेन भी कराई थी पुलिस में, बट उनका कोई रिस्पांस नहीं है। वो कह रहे हैं सबूत लेके आए आप, तो उसके हवाले से क्या किया जा सकता है? जी मरियम, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बात दुरुस्त है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जहाँ पर हो वहाँ पर केस आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इन एनी वे ये 22 से 22B की अपील जो सेशन कोर्ट में होती है, ये उसके थ्रू अपनी FIR लॉन्च कराएंगी, क्योंकि होता यही है कि जब एक नॉर्मल बंदा अपनी कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन जाता है तो वो उसकी कंप्लेन को सिर्फ जस्ट बिकॉज यू नो ओरली और बाय वर्ड नहीं रजिस्टर करना चाहते, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ लिटिल स्केर्ड ऑफ कि जी एक फॉल्स या एक फ्रिवलेस क्लेम, बेसलेस क्लेम हमारे सामने ना आ जाए। तो आप 22 से 22B की एप्लीकेशन में जी बिल्कुल आप उसके थ्रू करवाएं, FIR लॉन्च कराएं, और क्या नाम है नेक्स्ट टाइम अगर जैसे फॉर इंस्टेंस टू मेक योर केस मोर स्ट्रॉन्गर यू कैन टेक अ कैमरा अलोंग एंड यू कैन ट्राई टू यू नो रिकॉर्ड दिस, बट ऑब्वियसली पेनल कोड की जो मैं आपको बता रहा हूँ रेमेडी अवेल होगी 509 की, मजिस्ट्रेट के सामने इनको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी और वो फिर इनके मामले को देखेंगे, फिर इन्हें एविडेंस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और बकायदा एक ट्रायल इनका होगा। एविडेंस का ही तो मेरे ख्याल से मसला है। एविडेंस की अगर बात करें, पहले भी हम बात कर रहे थे मैंने, और मुझे कुरैशी साहब ने बताया कि डिजिटल एविडेंस में तो ये मैसेज वगैरह चल जाता है। मैं पहले भी आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसे केसेस में हरासमेंट का कोई भी केसेस हो तो क्या इसमें अगर आपके पास कोई विटनेस मौजूद नहीं है, कोई एविडेंस मौजूद नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई कैमरा, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, तो फिर क्या आप ओरल एविडेंस के ऊपर अकाउंट करके प्रोसीडिंग में जा सकते हैं? जी, जैसे जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, जिस तरह के मुतासरा शख्स करता है, अगर एविडेंस नहीं भी है तो फिर भी वो उसका स्कोप थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो एडमायरेबल है, कोर्ट उसको एडमायर करेगी, मेरा ख्याल है उसको कनेक्ट चीजों को कनेक्ट करके पूरा केस तैयार होगा और वो चलेगा। और ये नहीं है कि आप कंप्लेंट कर ही नहीं सकते, कि आपका राइट नहीं खत्म हो जाता है बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, अगर आप उसको कर लेते हैं तैयार। इसके अलावा गवाह आप इकट्ठे करें, अब गवाह लेकर आप साथ तक, और जैसे आप कह रहे थे दूसरा होता है ना कि होते ही नहीं आपके पास एविडेंस, आपके पास विटनेस नहीं होता कोई। जैसे आप डिजिटल हरासमेंट की बात करें, मैसेज की बात करें, जैसे मैडम ने अभी कहा कि एक हेल्पलाइन है, आप उस पर सारा वो बताएं, FIR वाले उस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन अगर साहब उसमें फर्दर एक चीज और, आप खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप देखते हैं कि उस जहाँ पे आपको मैसेज है वो फोन, उसकी फ्रांसिक बहुत जरूरी है। सिर्फ उसकी पिक्चर से या आपके बताने से नहीं होता, उसकी प्रोडक्ट की वो फ्रांसिक होती है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद क्या वाकई, तो एविडेंस तो जरूरी है जी। स्टेप 2 यही होता है कंफर्मेशन। देखिए आप किसी पे इल्जाम लगा देते हैं तो इल्जाम को साबित भी करना पड़ता है। हाँ जी, और जब आप कंप्लेन ऑनलाइन अपनी करते हैं उसके बाद स्टेप 2 फोरेंसिक्स की तरफ ही आता है। वही आपकी बात को आगे भी तो केसेस होते हैं ना कि जैसे आपको कोई स्टॉक कर रहा है, जरूरी है, बिल्कुल कोई घूर के देख रहा है, आप उसका क्या एविडेंस होगा आपके पास? मुझे कोई ये शख्स बार-बार देखता है अगेंस्ट द ऑफेंडर, और ग्रेजुअली यू कैन ऑब्वियसली अगर सब ये जो बात है के पास एविडेंस हो। बिल्कुल कूदने वाले, आपने जो हरासमेंट की बात कर रहे हैं, देखने की जो घूरता है, आपको देखता है बार बार, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको इनअप्रोप्रिएट फील होता है, डिस्कम्फर्ट। हरासमेंट होती ही तब है जब एक काम बार बार दोहराया जाए।
बार बार कोई ऐसा आपको नाजेबा जुमले का सामना करना पड़े, ऐसी नजरों का सामना करना पड़े, और आपकी तनबीह करने के बावजूद वो फिर भी काम से ना रुके, तो उसके बाद आप मुतल्लिका फॉर्म पे जाएंगे और उसके लिए आपको एविडेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, वो एजेंसीज जब उसकी तहकीक करेंगी, या जैसे आप वर्क प्लेस वाली कह रहे हैं कि आपकी कमेटी जो है वो एविडेंस कलेक्ट करती है। ओम्बड्समैन चूंकि एक सिविल प्रोसीजर फॉलो करता है, जैसे आपने कहा, उसमें भी अगर साहब वो कमेटी जो एक बनाते हैं 3 लोगों की, वो कलेक्ट करते हैं एविडेंस, वो वर्बल भी, रिटर्न भी। वो कहते हैं कि वाकया ही ऐसा सीन है जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, मामलात की वो तह तक जाते हैं, उसके बाद होता है। आपको ये नहीं कि सिर्फ इल्जाम लगाना है, उसको साबित करना है, और जिस पे इल्जाम है उसको भी बाकायदा कानून में टाइम दिया जाता है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर आप पे झूठा इल्जाम है तो अपनी सफाई में आप क्या यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है जी वो आप जो विक्टिम है उसी के ऊपर होगा कि वही साबित करेगा कि आपके साथ हरासमेंट हुई है। जी देखिए, अब सामने वाला तो अपना सबूत नहीं देगा ना, अगर वो ऑलरेडी ऑफेंडर है। जिसने कंप्लेन की है, जब हम बात करते हैं नाजरीन से, तो हम आगाह करने की कोशिश करें टू क्रिएट अवेयरनेस कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा जेन्युइनली हो, आइदर इट कम्स अंडर वर्बल या नॉन वर्बल या फिजिकल अनरीजनेबल एक्टिविटी में, तो आप प्लीज उसको जेन्युइन बेसिस पर उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑफेंडर की। आपके पास प्रूफ हो, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो घबराए नहीं, यू स्टिल हैव अ चांस एंड यू ऑलवेज हैव अ चांस इन राइट। आपकी ओरल एविडेंस भी काउंट होगी। अगर आपका केस जेन्युइन है और आप कॉन्फिडेंस हैं कि भाई आपका केस सच्चा है और आप सच्चाई पे मुबनी केस फाइल कर रहे हैं, तो फिर आप डरने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट करें। और मैं मरियम से चाहूंगी कि मरियम मुझे वो अमेंडमेंट्स भी जरूर बताएं ताकि अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। बिल्कुल अमेंडमेंट्स बताती हूं जो फॉर फर्दर सेफ्टी में इनको ये जरूर कहूंगी, जो इनकी बेटी एकेडमी जाती है, ये वुमेन सेफ्टी ऐप और ज़ैनब अलर्ट ऐप, इस तरह की ऐप्स वो अपने फ़ोन में डाउनलोड रखे। उसके अंदर मजीद इस वक्त पाकिस्तान वुमेन फोर्स जो करंट गवर्नमेंट है हैज़ बिन वर्किंग ऑन दैट वुमेन सेफ्टी ऐप, जिसमें आपकी फॉरेन लोकेशन उसी वक्त ट्रेस हो जाएगी, मतलब विद इन जस्ट यू जस्ट हैव टू बी इन द विसिनिटी ऑफ द इंटरनेट, और फॉरेन योर लोकेशन इज गोइंग टू बी ट्रैक्ड, एंड एनी पुलिस, वो जो वुमेन पाकिस्तान वुमेन फोर्स है, उनमें से कोई आपके पास पहुंचेगा, आपको जरूर राब्ता किया जाएगा। उसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, जैसे जिसको आप कॉल कर सकते हैं। मरीम नवाज साहब सीएम पंजाब ने भी एक एक्शन लिया, वो कुछ लड़के हरास कर रहे थे किसी खातून को, तो फिर उसके ऊपर एक्शन हुआ, फौरी एक्शन होकर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए उनको पकड़ा भी गया था। और वो फौरी एक्शन ऐसे ही हुआ कि उन्होंने मजीद इसको ना बेहतर कर दिया है, वुमेन सेफ्टी अपग्रेडेड है। जी जी, अब देखिए ना मरियम, ये जैसे जब हम बात करते हैं वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट व्हिच जी came in 2010 की बात है, amendments came in, there are few amendments which took place in 2022। एक तो आप वो भी बताएं, इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, it actually sets an example for other people and give them a chance कि they also raise their voice against the offender, right? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टेट के जो अमेंडमेंट्स आई हैं ना, वो सेक्शन 2 ऑफ द डेफिनेशंस आई हैं। अब डेफिनेशंस में पहले आप हरासमेंट में यू वर जस्ट एडिंग अ वर्कर, ठीक है, एन एम्प्लॉय, बट नाउ आप जैसे कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, उसके अलावा एक स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, इंटर्नशिप, जो इंटर्नी है, जो इंटर्नशिप करने आया है, स्टूडेंट, वो सब भी अब एडेड है। ट्रांसजेंडर्स भी एडेड है। जी जी बिल्कुल, एवरीबडी इज वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं जी, रिमोटली काम कर रहे हैं, दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट इवन दैट पर्सन इज प्रोटेक्टेड। दूसरी बात ये कि अंडर दिस एक्ट आपकी वर्क प्लेस का जो क्राइटेरिया है दैट हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड। अब उसके अंदर फॉर इंस्टेंस इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर वर्क फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद एंड an incident takes place on बेहरा मोटरवे के पास आपका कोई इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट और वो कोई अदर एम्प्लॉय ने जो भी को-वर्कर जिसने भी किया है, वो इंसिडेंट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड अंडर दिस एक्ट। सो बेसिकली इन्होंने इसका जो नोशन है उसको एक्सपैंड कर दिया है और इसके अंदर और इसको बेहतरीन कर दिया है। फर्दर मोर, पहले जी बात होती थी सिर्फ harassment was sexual in nature, however अब anyone who is going to talk to you, who is going to look at you in a demeaning way, who is going to make derogatory comments, बिल्कुल derogatory comments होगी, body shaping, वो body shaming होगी, जिसके अंदर आप कहते हैं जी you look so fat today and why are you looking so tan, anything which is unreasonable and you feel relative to it, हाँ, somebody, because you don't know what somebody is, you know, sensitive about, आपको नहीं पता। हम एक कॉलर ऐड करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइए। बहादुर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बहादुर।
जी, मेरे ऑफिस में मेरे साथ एक नाजायज काम हो रहा है। वो ये है कि मेरे साथ मेरी जो कुलीग है वो मेरी पोस्ट लेने के लिए उन्होंने मेरे पे हरासा का केस डाला और फिर उसके बाद उन्होंने जो है मुझे पुलिस में भी तलब करवा लिया। अब मुझे बताएं कि मैं इस सूरत में क्या करूं कि मैं अपनी मैनेजमेंट को भी समझाऊं और पुलिस वालों को भी समझाऊं। आप इतने बहादुर हैं तो आप बहादुर होकर इसको तो नाम बहादुर है। ये वैसे इंटिमिडेशन और विक्टिमाइजेशन का ज्यादा केस है, सच को आंच नहीं, हरासमेंट में ही काउंट होता है। कुरैशी साहब आप इसमें बताएंगे कुछ क्या? जी, अगर कोई विक्टिमाइज कर रहा है तो वो जो कमेटी पहले बात हो रही थी उसी के पास जाएं, कमेटी को बताएं। देखें इसमें तो, आपने पहले भी बताया कि सिर्फ इल्जाम लगा देना काफी नहीं, उसको साबित करना है। राइट। अब ये इनका कहना है कि इन पे झूठा इल्जाम है, तो पहले तो आप जहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं आप उस कमेटी के सामने पेश हो जो आपकी बनी हुई है कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है और अपनी सफाई पेश करें। और अगर इनोसेंट उधर इनोसेंट डिक्लेयर हुए हैं वो रिपोर्ट आप पुलिस स्टेशन जमा करवाएं कि देखिए जी ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है, जो हमारी इंक्वायरी हुई है उसमें मैं बेगुनाह मुझे करार दिया कमेटी ने और बकायदा इस पे हमारी इंक्वायरी में पूरी सारी एविडेंस कलेक्ट की, ये सारा प्रोसीजर। वैसे हर इदारे में, हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है और लोगों की टांग खींची जाती है। किसी को अगर रिजाइन करने पर मजबूर करना है तो उसको विक्टिमाइजेशन की जाती है उसकी, और उसको कभी वर्कलोड ज्यादा कर दिया जाता है या उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो या कोई आपके ऊपर, जैसे उन्होंने बताया कॉलन ने कि मेरे पे हरासमेंट का झूठा केस किया गया, तो अगर आपको ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट बन जाए ऐसी झूठी कि जी आपने हरासमेंट की है, तो ऐसी सूरत में क्या रेमेडी होगी? अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो रिपोर्ट इनके खिलाफ बनी है वो किस लॉ के तहत बनी है। क्या वो हरासमेंट लॉ के तहत बनी है? हरासमेंट एक्ट 2010 के अगर तहत बनी है, कमेटी ने इनके खिलाफ कोई फैसला दिया है, तो उसकी रेमेडी के लिए आपकी इनकी अपील जो है वो ओम्बड्समैन के पास जाएगी। वो फिर ओम्बड्समैन के पास जाएंगे, पूरा केस वहां पे चलेगा 30 days। ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। अगर ये केस पूरा हो भी गया जी और उसके शख्स के खिलाफ फैसला आ भी गया, सही, तो उसके पास कौन सा एपेलेट फॉर्म मौजूद है कि जहां वो अपनी अपील दायर कर सकता है? मैं वो आगे बता रहा हूँ फर्दर आपको कि इसके लिए आगे सब सर्विसेज लॉज मौजूद है ऑलरेडी। ठीक, कि उसके तहत अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है या एक जो इदारे या ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉ मौजूद होता है, आपको पता ही है, तो उसके तहत आपको लग रहा है कि इन्होंने कोई गलत इकदाम किया है और आपको गलत निकाला है, तो उसके लिए सर्विसेज लॉ मौजूद है, जिसके लिए अपीलेट कोर्ट, आप हाई कोर्ट में आके उनके खिलाफ आपके पास फॉर्म मौजूद है और वो आपके लिए आपको इंसाफ दिलाएगा। अवेयरनेस है, और आप ये नहीं कि आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। हमारा तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। देखिए कैसे कैसे लोग अपने सवाल मसाइल बता रहे हैं, और हम फिर से कहेंगे अगर किसी को कोई ऐसा मसला है तो वो फौरी कॉल करे और लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बने और लीगल एक्सपर्ट्स की मौजूदि में अपने मसाइल का हल तलाश करें। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम आपके तमाम मसाइल का हल निकालें ऑन द बेसिस ऑफ legalized solutions, of course, legal solutions under the Pakistan laws. जब मैं बात करती हूँ आपसे कुर्तुला, मुझे ये बताएं, कराटे क्लासेस में यूजुअली पेरेंट्स को इशू होता है अपने बच्चों को कराटे क्लासेस भेजने के लिए, स्पेशली जब यंग गर्ल्स की बात करते हैं। तो ऐसे में आप क्या उनको एडवाइस करती हैं, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कराटे क्लासेस ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब को एजुकेशन की बात होती है तो उसमें आप किस तरह से उनको इंगेज करती हैं? बहुत से पेरेंट्स को ये इशू होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि को क्लासेस में नहीं करेंगी, मतलब कि इस तरह मत लें आप, एज अ मार्शल आर्ट्स मत लें, मगर एज अ फिटनेस आप इस गेम को लें, एज अ टॉलरेंस गेम को लें कि आपको एक तो बर्दाश्त होनी चाहिए। हम ये भी सिखाते हैं मार्शल आर्ट्स में कि आपने अपने आप के लिए कैसे डिफेंस करना है, कैसे अपने आप को प्रूफ करना है। जैसे अभी आप लोग अभी ये भी बात कर रहे थे, मैं बहुत गौर से सुन रही थी आप सबकी बातें, कि अगर कोई गिल्टी नहीं है और वो फिर भी गिल्टी मतलब कि आ जाता है कहीं ना कहीं से, हमारे इसमें भी आईओसी में भी, जी बिल्कुल, आईओसी में ये भी है, हमारा तो डायरेक्ट फैसले आते हैं, मतलब कि अगर कोई गिल्टी हो गया है उसका पूरा हमारा एक गो थ्रू चैनल है। अगर आईओसी ने पीओए को रिपोर्ट तलब कर लिया पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से कि अगर ये वाकई गिल्टी है तो इसको बैन कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि हरासमेंट पे जीरो टॉलरेंस है, कहीं भी आउट ऑफ द कंट्री आप चले जाए जीरो टॉलरेंस, मतलब कि उनका फैसला आ गया बस उसके बाद उसका आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसको बिल्कुल अपील की बिल्कुल
वही नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं मिलेगा। राइट राइट। क्योंकि उनसे पहले ही ये जो सिस्टम आप बता रही हैं ये किस हद तक इंडिपेंडेंट है और इसके ऊपर कोई असरअंदाज तो नहीं हो सकता? नहीं बिल्कुल, ये अपने ऊपर मतलब कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिस्टम चल रहा है। इस पे 0 टॉलरेंस है कि आप पे हरासमेंट का केस प्रूफ हो गया है तो आपको उसकी जो है चालान आपको करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। उसके बाद समरी प्रोसीडिंग्स भी समरी प्रोसीडिंग्स हैं। बिल्कुल आपको वो 30 डेज का भी हमारा टाइम है, IOC का भी 30 डेज का टाइम है। 7 डेज में वो आपकी जो रेलेवेंट कमेटी है उससे पूछती है और उसके बाद जो 21 डेज या 28 डेज जो बचते हैं। अगर आपके कोई प्लेयर्स जो हैं वो मतलब बाहर इंटरनेशनल परफॉर्म करने गए हैं और वहाँ उनके साथ कोई हरासमेंट होती है तो फिर इसको कैसे हैंडल किया जाता है? बिल्कुल, वहाँ पर हमारे फॉर्म्स होते हैं, जिस तरह आपके ऐप्स होते हैं, IOC ऐप्स होते हैं, वो आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। आप अपना अपील कर सकते हैं। उसके बाद वो खुद आपकी एक गैर मौजूदगी शो करवाते हैं वहाँ पर और खुद सारा इन्वेस्टिगेट करते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होता है ये? बिल्कुल, वो कैमरा होता है वहाँ पर, वो अपने जो होते हैं उनके वॉलंटियर्स होते हैं, वो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसी जगह आपको आपके रिजल्ट मिल जाते हैं कि अगर हरासमेंट है। और इन बातों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं नाजरीन कि किस हद तक पाकिस्तान या दुनिया में दूसरे ममालिक में किस हद तक अवेयरनेस मौजूद है और सिविलाइज सोसाइटीज़ किस तरह से कानून साजी और प्लेटफॉर्म्स जो है मुनक्कद कर रही हैं जिधर लोगों को जो है इंसाफ फराहम किया जाए और इजी अवेलेबल इंसाफ हो। ये ना हो कि वो कोई लंबे चक्रों में पड़े या बहुत ज़्यादा लंबी लिटिगेशन में। समरी प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं तमाम दुनिया में और जिस तरह दुनिया तरक्की करती जा रही है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो था कि फीमेल्स को में आप देखें, अगर सेल्फ डिफेंस के लिए आप आ रही हैं तो आपको अपने बच्ची पे पहले ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपकी बच्ची पे या बच्चे पे आपको कॉन्फिडेंस है तो ही आप उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। राइट। तो ये चीज आप लेके आ रहे हैं, क्लब में लेके आ रहे हैं या किसी ग्राउंड में लेके आ रहे हैं तो अपनी बच्ची को ये कॉन्फिडेंस दें, अपने बेटे को या बेटी को कॉन्फिडेंस दें कि आई बिलीव इन यू। बिल्कुल। तो हमारे बिलीव को आपने बरकरार रखना है और आपको जिस लिए हमने भेजा है वो आपने सीखना है। इसमें फैमिली का बहुत बड़ा किरदार है। जी, एक कॉलर ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम, मारिया खान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मेरा इशू ये है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ टीचर को मैंने एक दफ़ा मैसेज किया था अपनी असाइनमेंट की गाइडलाइन देने के लिए एंड आफ्टरवर्ड्स वो मुझे डेली मैसेज करते हैं और क्लास में भी मुझे हर चीज़ में पॉइंट आउट करते हैं। दैट इज़ रियली अनकम्फर्टेबल फॉर मी। तो इस चीज़ को एक तो टैकल कैसे करें, दूसरा हम इन केसेस को किस तरह से रिपोर्ट करें, क्योंकि फिर हमारा इशू आ जाता है कि इस बच्ची ने रिपोर्ट किया इशू तो ग्रजेस वाली चीज़ भी आ जाती है टीचर्स की तरफ से। तो हम इन केसेस को किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं? मरियम जी मरियम, पहली बात तो पहली बात तो ये कि अगर जैसे एक बंदा कंफर्टेबल नहीं फील करता टू रिपोर्ट देयर ओन केस देन दे हैव अनदर रेमेडी ऑफ फाइलिंग दैट केस और कंप्लेंट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू देयर फ्रेंड, कॉलीग। मतलब स्टूडेंट है तो साथ वाली जो कोई कर दे, फैमिली मेंबर कर दे, मतलब आपके बिहाफ पे कोई कर सकता है। आपके बिहाफ पे बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपका पेश होना उधर तो जरूरी है ना? आपका बिल्कुल है जरूरी, बट फॉर इंस्टेंस यू डोंट वांट कि जी जो ज्यादा बात फैले, सो यू कैन डू इट विद समबडी एल्सेस हेल्प। सम फैमिली फ्रेंड और फ्रेंड ऑफ योर्स कैन कम यू नो फॉरवर्ड एंड बी लाइक कि आपका ये कंप्लेन मैंने दायर करनी है, ये मेरी फला फ्रेंड की है। और उसके बाद ये बात है कि हर यूनिवर्सिटी में लाइक आई सेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को कवर करती हैं एंड दिस यूनिवर्सिटी अगर इंक्वायरी आयोग कमेटी नहीं भी होती तो ये बनाएंगे, दे विल मेक इट। जी, ये अंडर लॉ मैंडेटरी है। अगर आप खुद से जो है वो नहीं समझते कि आप मतलब अपनी कंप्लेंट खुद नहीं कर सकते, आप किसी के थ्रू भी फाइल करवा सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। दोस्त के जो वहाँ पे मौजूद हो, जो इस वाक़े का शाहिद भी हो, उसके विटनेस हो, उसके जरिए आप ये प्रोसीडिंग करवा सकते हैं या फिर अपने वालिदैन के जरिए आप इसकी प्रोसीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी तो आपका वहाँ पर होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपके साथ आपको हौसला देने के लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद होंगे। बिल्कुल ठीक। जब मैं बात करती हूँ आफ्ताब साहब आपसे, मुझे ये बताया जब हम हरासमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से आजकल कितनी अमाउंट पे रिपोर्ट हुए हुए केसेस हरासमेंट से रिलेटेड, जब हम बात करते हैं फिजिकल हरासमेंट की और ये जो वर्बल और नॉन वर्बल हरासमेंट केसेस है इनकी, आजकल कोर्ट में कितने केसेस चल रहे हैं इसके हवाले से? अच्छा, इसमें मैं ना लोगों को आगाही देना चाहूँगा कि ज़्यादातर हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इसमें सबसे अहम जो हमारी पुलिस है
ये लोगों के बिहेस्ट पे मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए या रिलेशन के बेस पे या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से लोगों को हरासा परेशान करते हैं, हालांकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं होता। तो ऐसी सूरत में कोर्ट्स के दरवाजे खुले हैं। अगर कंसर्न जो है उनका पुलिस स्टेशन, वहाँ की पुलिस का SHO या कोई और जो है पुलिस ऑफिसर हरासा करता है किसी के कहने पे, तो उनके पास रेमेडी ये है कि वो जो सेशन जज है वहाँ पिटीशन फाइल करें 22A/22B की, तो वहाँ से वो ऑर्डर पास करते हैं कि इन्हें जो है वो गैर कानूनी तरीके से हरासा परेशान ना करें। अगर वो उसकी फिर भी वायलेशन करते हैं तो उसके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। दूसरा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, सम टाइम ये होता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक फर्ज करें लाहौर है, दूसरा सरगोदा है, तो ऐसी सूरत में आपके पास ये रेमेडी है कि आप रिट पिटीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करती है कि आप जो है इन्हें किसी तौर पे भी हरासा परेशान नहीं कर सकते, दोनों डिस्ट्रिक्ट के, वो पुलिस हो या कोई और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो। और अगर अदालत मुनासिब समझे कि यहाँ पे मामला इस नौयत का है तो वो रिपोर्ट भी तलब कर सकती है कि क्यों इन्हें हरासा परेशान किया जा रहा है। उसकी एक और वजह ये है कि नॉर्मली ये होता है कि फैमिली में से एक जुर्म करता है, वो कोई ऑफेंस कमिट करके तो भाग जाता है, तो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स को पुलिस वाले जो है ना वो ये ख्याल करते हैं कि ये पर्दा नशीन है, ना ही चादर चारदीवारी का तकद्दुस का ख्याल करते हैं। तो उन्होंने जो है वो हर अच्छे बुरे तरीके से वो कोशिश करते हैं कि वो उसे बाकी फैमिली मेंबर्स को इतना हरासा करें कि उसको वो वापस ले आए, वो वापस आए। हालांकि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि लोगों को जो है इस तरह हरासा परेशान किया जाए। हम इस बात जिसने जुर्म जो किया है वही उसकी सजा का भी मुस्तहिक है। ये नहीं हो सकता। इस बात पर फिर वापस आएंगे। एक कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, प्लीज कहिए। सिस्टर, मुझे मेरा सवाल ये है कि मेरी पहली शादी जो हुई है उसमें से मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरी वाइफ से मुझे बहुत ज्यादा ही तंगी है। मैं मतलब 6 सालों से 7 सालों से उनको झेल रहा हूँ। मैं मतलब बहरीन का मुकीम हूँ और वो मतलब पाकिस्तान की गाँव की मुकीम थी। मेरा उनका मिजाज दरअसल नहीं मिल सका और मुझे बहुत उनसे परेशानी है। ना किसी भी मामले को लेके वो सीरियस लेती है, ना खाना बनाना उन्हें आता है, ना जिंदगी के उसूलों का उनको पता है चलना कैसा है एक हस्बैंड के साथ, ना बच्चों की परवरिश कर सकती है, ना बच्चों की तरबियत कर सकती है। तो मैं अपने बच्चे उससे लेना चाहता हूँ, सेपरेशन नहीं हुई है मेरी। जी नहीं, आप कॉल पर मौजूद है? जी, आप कॉल पर मौजूद है? आवाज आ रही है आपको? कॉल पे मौजूद हो? जी जी, मुझे बताओ, आपको शादी से पहले मालूम था कि आपकी बीवी इलिटरेट है? आपको शादी से पहले पता था कि आपकी बीवी को ये सब कुछ नहीं आता? जी जी। नहीं, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया था। वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे कि मतलब आप लोग शादी कर लो। पहले बड़े भाई के पीछे पड़े हुए थे, बाद में उनको कहा गया कि छोटे भाई की छोटी बहन से शादी करवा दे अगर बड़ा नहीं कर पाया तो। कर करा के उन्होंने कैसे भी मतलब कर लिया कि चले मतलब शादी कर ले इसके साथ। कर ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको काम आ जाएगा, ऐसा ऐसा सीख लेंगे। ना उन्होंने कोशिश की और ना अपने अंदर वो चेंजिंग लाती है। चलें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। वो घर के काम नहीं करती, राइट? अब वैसे ये फैमिली इशू है, लेकिन कोई साहब आप इसमें जिस तरह वो कह रहे हैं, इन्हें एक तो बात ये है कि इनके बच्चे हैं तो कंप्रोमाइज करना चाहिए। 2 बच्चे हैं। हाँ जी, बच्चे हैं तो वो बच्चों की माँ है, तो ये नहीं हो सकता कि बच्चों घर की के काम आप कर रहे हैं तो वो कोई कमी छोड़ेगी, चाहे वो इलिटरेट। आपने रिश्ता किया है तो निभाएं उसको, जाहिर है। दूसरी सूरत ये है कि अगर ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ये हैं
तो इनके पास फोरम है, अगर बच्चों की कस्टडी लेनी है तो फिर वो गार्डियन का फोरम मौजूद है, वहाँ जाएंगे। 2 बच्चों के बाद भी अभी तक मोहब्बत नहीं। देखिए बच्चों को माँ से बेहतर कोई नहीं पाल सकता, और अगर उन्हें बच्चों की कस्टडी लेनी है तो फिर उनको माँ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और बात रही उनके घरेलू मसले की, तो मेरे ख्याल से उनको उनसे गिला ये है कि वो घर के काम नहीं करती, जो कि मेरे ख्याल से राइट नहीं है एक औरत का शादी के बाद घर के काम करना। तो आई थिंक इनको आप उसकी मदद करें काम करने में, अब वो आपके बच्चे संभाल रही है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये जो घर का इशू है कि काम काज नहीं करती, तो इस पे आप एक और कॉल, डिवोर्स नहीं बनती। एक और कॉल है, वो हम लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। मेरा ख्याल है ड्रॉप तो नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप हो गई है। अच्छा क्वैस साहब, पहले हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक के ऊपर कि एजेंसीज़ की तरफ से हरासमेंट की जाती है, तो एक वाक़या मेरे सामने से गुजरा 2019 में गालबन ऐसा हुआ था कि एक सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हो गई थी कि चाइनीज़ बाशिंदे जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं और शादियां करते हैं, और यहाँ पर ख़वातीन से शादी करके उनको वहाँ पर लेके जाके उनको फोर्सफुली जो है वो फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं या ऐसी मामलात। तो उसकी इतनी हाइप क्रिएट हो गई कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उसके ऊपर एकदम से उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया, और बहुत सारे लोगों को FIA की जानिब से एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाता था जो चाइना से कपल्स आते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि जब ये वाक़यात ज़्यादा होना शुरू हो गए तो एक क्रिश्चियन लड़की थी और एक मुस्लिम लड़की थी, उन दोनों ने हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की थी हरासमेंट की कि FIA हमें हरास करती है। तो जिसके ऊपर जो हाई कोर्ट थी लाहौर की, उसने ये फ़ैसला जारी किया था और उनको डायरेक्शन दी थी FIA को इनको हरास ना किया जाए। उसमें ग्राउंड्स ये थी क्योंकि दोनों जो हैं वो ममालिक आपस में इस ताउन पर आमादा हैं कि वो दोनों एम्बेसीज जो हैं वो इसमें कोऑर्डिनेट करके, तो एक जो लोग बहुत स्पेसिफिक जिनके ऊपर शक होगा कि ये इस मामले में इन्वॉल्व हैं, उनको सिर्फ आप रोक सकते हैं, हर किसी को आप रोककर जो है वो हरासा नहीं कर सकते। तो ये भी एक एग्जांपल है कि जो है कोर्ट्स जो हैं वो इन एक्शन लेती हैं जब आपको कोई हरास किया जाता है इलीगली, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और हर तीसरा जो है बंदा जो कोर्ट्स में आता है, लिटिगेशन में आता है, उसे जो है ये हरासगी का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से। और पाकिस्तान के क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस मामले में अब बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं कि जो ऑफेंडर है या जो एक्यूज्ड है उसको अदालत में या पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश किया जाए, उसके लिए हर तरह से वो प्रेशराइज करती हैं, उसकी फैमिली को, उसके रिश्तेदारों को, उनको उठा लिया जाता है। छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि आपको पता है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और अवेयरनेस हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। बड़े शहरों में तो फिर भी कुछ लोगों को कुछ हद तक मालूम है कि ये प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, और हमारे छोटे शहरों और देहातों में तो ये बिल्कुल भी लोगों को नहीं पता। अब जैसे मैडम ने बात की स्पोर्ट्स के हवाले से इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं या बाहर जब टीमें जाती हैं तो उनकी कितनी प्रोटेक्शन है। अब वो बात है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की कि उनको स्कूल से ही इतनी अवेयरनेस दी जाती है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके ड्यूटीज क्या हैं, वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है। और वो बच्चे जब बड़े होते हैं, सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, तो वो कारआमद शहरी बनते हैं, उन्हें पता होता है अपने राइट्स का, और जहां भी वो देखते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो वो फौरन कंप्लेंट करते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि एक तो अवेयरनेस नहीं, और जो हमारे बड़े होते हैं और कुछ नहीं होना, बस रहने तो छोड़ दो। देखिए यहाँ पे पर्दे का प्रॉब्लम भी आ जाता है कि आपकी प्राइवेसी इन्वेड हो जाएगी, आप हाईलाइट हो जाएंगे, आप प्रोमिनेंट हो जाएंगे। बहुत से लोग चाह के भी नहीं करवा पाते। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो हमारी मोस्टली जो खवातीन बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाती हैं या किसी भी जगह पे किसी वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाती हैं, अगर उनको वहाँ पे हरासमेंट का सामना होता है या रास्ते में हरासमेंट का सामना होता है, तो वो सिर्फ इस वजह से अपने घर नहीं बता सकती कि घर वाले कहेंगे कि आप तुमसे कल से जाओ, स्टडी स्टॉप। ये प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। सपोर्ट बहुत जरूरी है। सबसे पहले घर वालों की जिस तरह पे बात की कि घर वाले की सपोर्ट बहुत जरूरी है। और तो और जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो आप ये देखें कि आपका सपोर्ट, आपका एक अच्छा अल्फाज जो कि फ्रेंडली माहौल पैदा कर सकता है और उससे आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म करके एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट कर सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ आपके इर्द गिर्द हो रही है, आपके बच्चों के साथ हो रही है, तो आपको बताने वाले बने और किसी बड़ी जैसे कह सकते हैं ना डेंजरस एक्टिविटी से आप बच सकते हैं बिफोर टाइम। इसी के साथ हमें कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मैं नजर स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली आई एम अ ह्यूमन एक्टिविस्ट
मेरे पास ना प्रोस्टिट्यूशन के बहुत सारे केसेस आते हैं और उनमें उन प्रोस्टिट्यूशन वाले केसेस में भी उन लड़कियों के साथ भी हरासमेंट बहुत ज्यादा होती है। हम ये केसेस फाइल भी करते हैं, इनके एक्शन भी होते हैं, बट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इन केसेस का क्या किया जाना चाहिए, क्या इनका आउटकम हो सकता है? सोशल इश्यूज की बात कर रही हैं आप? फैमिली, मैं खुद ह्यूमन एक्टिविस्ट हूँ और मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वाले केसेस आते हैं, हरासमेंट इनके साथ भी होती है। हरासमेंट से आगे चलिए। ठीक है जी, ठीक है। एज अ ह्यूमन एक्टिविस्ट को बता दीजिए, फिजिकल असॉल्ट इसमें आ जाता है और फिजिकल टॉर्चर भी आ जाता है, व्हिच इज अगेंस्ट समवन्स विल। हरासमेंट से भी एक अलग से अभी मतलब पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत सख्त कानून साजी भी अभी एक फैसला आया थोड़े दिन पहले कि जितने भी कस्टोडियल टॉर्चर या इस किस्म के टॉर्चर से रिलेटेड केसेस होंगे वो डायरेक्ट FIA उनको हैंडल करेगी। वो भी है, और दूसरा मजिस्ट्रेट की बजाय अब सेशंस कोर्ट को इख्तियार है। जो ताज़रियत पाकिस्तान में अमेंडमेंट्स हुई हैं, एक फोरम ही कम कर दिया गया है ताकि ये लोगों को आसानी हो। इस तरह जो है फिजिकल अगर हरासा किया जाए। हम एक नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, आप अपनी बात करें। हाँ जी, तो एक फोरम कम कर दिया गया। पहले तो ये होता था कि एक अगर खातून को कोई टच करता है तो वो जो जुर्म बनता था वो ऐसे ही था कि मजिस्ट्रेट के पास जाना और फौरन उसकी बेल हो जानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें कानून साजी की गई है, सजाएं बढ़ाई गई हैं। अब सेशन समात है और स्पीडी समात है ट्रायल है, और साथ में जो है जुर्माने भी ज्यादा किए गए हैं और उसका जो है फौरन जो है उसे इंसाफ मिलता है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कुर्तलाइन से पूछना, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। कुर्तलाइन, मुझे ये बताइएगा, हम लोग सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस अगर किसी औरत ने या किसी मर्द ने सीखना हो तो कितने दिनों में सीख सकते हैं आप, कितनी आसानी से? ये उनके फिजिकल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर एक खातून या एक मर्द ने बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी पूरी जिंदगी में नहीं की है तो इट विल टेक टाइम्स। और एक खातून या एक मर्द आते हैं वो जिम वगैरह वैसे ही करते हैं तो इट विल टेक 1 मंथ और 2 मंथ, यानी कि 1 or 2 months या फॉर सेल्फ डिफेंस, नॉट फॉर द मार्शल आर्ट्स प्रॉपर, बट जस्ट फॉर द सेल्फ डिफेंस। ठीक हो गया। तो यानी कि नाजरीन, अगर आप लोग 1-2 महीने अपनी जिंदगी के निकाल लें ट्रेनिंग्स के लिए तो आप सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जैसे और ये जरूर सीखिए और इंडिपेंडेंट बनाएगा, ये आपको कॉन्फिडेंस लेकर आएगा और आपकी जो इनसिक्योरिटीज है वो खत्म करेगा। और अब चाहे वो कोई भी माशरा हो, सिविलाइज्ड हो या अनसिविलाइज्ड हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, ये चीज़ सीखनी इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने माशरे में रहना है और इसका हिस्सा बनना है तो आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। क्यों बुशरा? क्योंकि जिस तरह का ज़माना जा रहा है, आप देखें कि जो मर्द और ख़वातीन है वो शाना बशाना चल रहे हैं, काम कर रही हैं, एग्जाम्पल सेट करें पाती, और ऐसे में आपको अपने लिए, अपने बचाव के लिए उस तरह के सेफ गार्ड पॉलिसीज अपनानी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर पीपल अराउंड एज वेल, ताकि वो भी आपसे सीखे। और तो और हमारे नाज़रीन, पाकिस्तान के जो कानून है उनकी नज़र में हमने आपको जो हरासमेंट एक्ट से रिलेटेड राइट्स बताएं वो आप ज़रूर देखें और आप गौर फिक्र कीजिएगा कि अगर वर्बल, नॉन वर्बल जेस्टर्स या फिजिकल टच जो कि अनरीजनेबल है, अगर उसके हवाले से कोई भी आपके इर्द गिर्द केस हो रहा है या किसी फेज से आप गुजरे हैं तो प्लीज़ हम यहाँ पे बैठे आपके मसाइल का हल निकाल दें और आप उसको लीगलाइज तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अगेंस्ट दी ऑफेंडर, क्योंकि ऑफेंडर पर भारी जुर्माने के साथ साथ 3 साल की कैद सजा भी है। तो आंखें खोलिए, कान खोलिए और तो और अपने राइट से आगाह हुए। थैंक यू जी आज के वकील ऑनलाइन को देखने के लिए। कल फिर से मुलाकात होगी, आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।